वेलकम टू मेंटोरा क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे विजन की टेस्ट सीरीज है। विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज है जिसका पहला पेपर है। अब इसमें हमने पिछली क्लासेस में देखा था 24 क्वेश्चन तक तो हमने पिछली क्लासेस में देख लिया। आज हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 क्वेश्चन में क्या कहा है देखो एक बार कि संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें पहला पूछा स्टेटमेंट दिया इन्होंने कि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, दूसरा दिया शक्तियों का पूर्णतः पृथक्करण, तीसरा दिया विधायिका को भंग करने संबंधी कार्यपालिका के अधिकार। ये तीन स्टेटमेंट देके अपने को कथन दिया है कि कथन 1 व 2 सही, ये सही पूछा इन्होंने है ना। क्या यह केवल 2 सही या केवल 2 व 1 3 सही और 1 2 3 4 ये तीनों सही। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये तीन स्टेटमेंट को देखना और तीनों स्टेटमेंट को सही कौन सा है वो पता करना है। तो हम ये देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इसको 1 मिनट के लिए पेन चेंज कर लेता हूं और आपको अब देखते हैं ये कि संसदीय शासन व्यवस्था की बात करना है। संसदीय शासन व्यवस्था की बात करेंगे तो उसमें इसको लेके इसका आंसर देना है, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, क्योंकि हम अगर पॉलिटी को ध्यान से पढ़ें तो अनुच्छेद 75 या आर्टिकल 75 है, उसके अंदर ही एक तथ्य दे रखा है कि मंत्री परिषद जिसका क्या है उत्तरदायित्व, तो वो सामूहिक उत्तरदायित्व ही होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहला कथन तो सत्य हो जाएगा। और रही बात दूसरी, शक्ति का पूर्णतः पृथक्करण, इसमें एक शब्द दिया ये पूर्णतः, जो कि ये पूर्णतः शब्द है ये हमारे भारत के संविधान में लागू नहीं होता है, क्योंकि ये पूर्णतः पृथक्करण तब होता है जब विधायिका है, विधायिका अगर कार्यपालिका से पृथक होती तो, कार्यपालिका अगर कार्यपालिका से विधायिका भी पृथक होती तब तो होता पूर्णतः पृथक्करण। लेकिन हमारे यहाँ पे पूर्णतः पृथक्करण ना होके पृथक्करण का सिद्धांत जरूर शक्तियों का पृथक्करण की बात करी है डीपीएसपी में, तो लेकिन हमारे यहाँ पे न्यायपालिका को तो पृथक किया गया है कार्यपालिका से, लेकिन कार्यपालिका को विधायिका से पृथक नहीं किया गया। तो ये शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण है, ये गलत हो जाएगा। तीसरे नंबर स्टेटमेंट क्या कि विधायिका को भंग करने संबंधी कार्यपालिका का अधिकार है, ये कहा है तीसरे नंबर पे। तो हम ये देखेंगे कि तीसरे नंबर पे ये जो कथन कहा है ये सही होगा। कैसे कि इसका मतलब हुआ कि विधायिका को अधिकार क्या दिया, विधायिका को भंग करने संबंधी कार्यपालिका का अधिकार है। अब ये देखते कार्यपालिका में कौन आएगा कि पीएम है, ये वगैरह यही आएंगे मंत्री। तो मंत्रियों के पास यानी पीएम के पास में ये अधिकार होता है कि वो पीएम क्या कर सकते हैं, निचले सदन यानी विधायिका को यानी लोकसभा को भंग करने का अधिकार होता है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, कथन सही हो जाएगा। तो मैं इसको अब की बार बड़ा समझाऊं तो ये आंसर इसका यही हो जाएगा कि पहला व तीसरा। वो कैसे होगा इसको देखते हैं एक बार। पहले को हमने सही माना इसलिए क्योंकि उत्तरदायित्व का सिद्धांत हमारे भारत के अंदर लागू है। दूसरा है शक्ति का पृथक्करण, ये लागू नहीं है, पूर्णतः पृथक्करण नहीं होता है। तीसरा का विधायिका को भंग करने का अधिकार है जो कि कार्यपालिका के पास में, तो ये भी आंसर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा आएगा, 1 व 3, इसका आंसर आएगा पहला। आगे का क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। तो इसमें कहा है कि हाल ही में उत्तराखंड न्यायालय ने खंडिया या सॉफ्ट स्टोन के अनियमित खनन के लिए अधिकारियों को फटकार लगाई। खंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब ये हमें टॉपिक दिया है खंडिया, इस पे बात करनी है। तो आगे स्टेटमेंट दे रखा है, पहला स्टेटमेंट को देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, भारत के खंडिया के भंडार का 50% से अधिक राजस्थान में संचित है, कि भारत के अंदर जितना भी ये खंडिया है उसका 50% से अधिक कहां पर है, राजस्थान के अंदर संचित है। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट दिया कि खंडिया एक कायांतरित चट्टान है या और जो का प्रकृति के रूप से पाए जाने वाले खनिज टेल्क से निर्मित होता है। ये दो स्टेटमेंट हमें दिया, हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने सबसे पहले तो ये फैक्ट है, फैक्ट के अंदर क्या दिया है कि 50% से अधिक कहां पर संचित है, भारत का पूछा है तो राजस्थान के अंदर संचित है। इसका मतलब है कि राजस्थान के अंदर खंडिया है वो ज्यादा है, तो बिल्कुल खंडिया राजस्थान के अंदर ज्यादा पाया जाता है।
आगे दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि खंडिया है वो कैसी चट्टान है, कायांतरित चट्टान। तो खंडिया एक कायांतरित चट्टान है बिल्कुल, जो कि क्या प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिज टैल्क से निर्मित होती। तो टैल्क से ही ये खंडिया बनता है, जो कि क्या टैल्क का कायांतरित होता है तो कायांतरित चट्टान बन जाती है। क्या बन जाता है, खंडिया। इसको सॉफ्ट स्टोन भी बोलते हैं ना। तो ये भी स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे तो भारत के महान्यायवादी की बात कर रहे हैं। भारत के महान्यायवादी की सच्चाई में देखते हैं। महान्यायवादी के बारे में कथन दिए रखे, 3 कथन दिए इन्होंने। कि पहला कथन दिया है कि संसद सदस्य को प्रदत्त सभी उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार, उन्मुक्तियों का मतलब होता है इम्यूनिटीज, विशेषाधिकार प्राप्त है। कह रहे हैं कि मतलब अटॉर्नी जनरल उनको भी के संसद के सदस्यों के तरह सारी उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त है, ये बात बताई। दूसरे स्टेटमेंट में इन्होंने दिया कि भारत का महान्यायवादी संघ का कार्यकारिणी का एक अंग है। भारत का जो महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल है, वो संघ की कार्यकारिणी का एक अंग की तरह। दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट दिया लोकसभा भंग होने पर भी वह स्वतः ही त्याग पत्र दे देता है। तो मतलब ये तीनों में क्या बात करिए, तो हम सबसे पहले तो देखेंगे पहले स्टेटमेंट को। तो पहले स्टेटमेंट को देखते हैं, अटॉर्नी जनरल के बारे में पहला स्टेटमेंट सही बैठता है या नहीं बैठता, अपन एक बार देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट, संसद के सदस्य हैं उनको जितनी भी उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त है वो सारे किसको प्राप्त है, इसमें बताया गया है कि अटॉर्नी जनरल को भी प्राप्त है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन इनको एक बात है कि उनको बोलने का अधिकार तो होता है, लेकिन मत देने का अधिकार या मत वोट देने का अधिकार इनको नहीं होता है, एजी को, अटॉर्नी जनरल को। तो ये पहला तो सही हो जाएगा। दूसरी बात कहा इन्होंने कि भारत का महान्यायवादी होता है वो संघ की कार्यकारिणी का अंग होता है। तो एक ये भी क्या होता है, हिस्सा होता है। तो ये दूसरा सही हो जाएगा। और आगे तीसरे में बोला कि लोकसभा भंग होने पर स्वतः ही त्याग पत्र देता है। तो ये स्वतः ही त्याग पत्र न देके, मतलब कि ये त्याग पत्र जब लोकसभा भंग हो जाती है, सरकार भंग होते ही ये अपने आप त्याग पत्र, मतलब ये खुद त्याग पत्र नहीं देते हैं, ये अपने आप ही हट जाते हैं। तो इसलिए हुआ ये कि इनका पद भी, मतलब अटॉर्नी जनरल का भी पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो त्याग पत्र खुद नहीं देते हैं, ये गलत हो जाता है। मतलब ये स्वतः इस्तीफा नहीं देते, बस इसमें ये स्वतः ही लिख के इनका आंसर को गलत करवा दिया। तो ये आंसर स्टेटमेंट 3 तो गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 व 2 दोनों, क्योंकि पहला सही है दूसरा सही है, तो इसमें सही ही पूछा था। इसका आंसर हो जाएगा 1 व 2 दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया कि सीबीआई का कार्य नहीं है, मतलब सीबीआई का काम क्या नहीं है, ये पूछा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इसको हिंदी में बोलते हैं। पहला इसमें ये दिया, ABCD में दिया है, तो इसका आंसर पूछा है डायरेक्ट। तो ए में दिया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, कदाचार के मामले की जांच करना है। बिल्कुल, क्योंकि ये सीबीआई का काम होता है कि केंद्र सरकार के जो कर्मचारी है वो उनके भ्रष्टाचार का, रिश्वतखोरी का, कदाचार का मामला है, उनकी क्या करेगा, जांच करेगा। ये तो स्टेटमेंट सही है। हमें तो पूछा क्या, गलत पूछा है, तो हमें गलत निकालना है। सही स्टेटमेंट को अलग और गलत को आंसर में लेंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट दिया, बम विस्फोट, विमान, जहाजों की हाईजैकिंग, मतलब हाईजैकिंग जायज होते हैं, उसकी जांच करना। परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले और सामूहिक विनाश के हथियारों के उपयोग सहित आतंकवादी हमलों की जांच करना। तो अब एक बात देखो कि आतंकवादी हमलों की जांच करने का काम सीबीआई को नहीं देते, ये काम NIA का आता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इनका काम होता है कि ये काम इनकी जांच करे, आतंकवादी हमलों की जांच करना या सामूहिक विनाश के हथियारों के उपयोग की सामूहिक जांच करना। मतलब ये सारे काम किसके दे रखे, NIA का। मतलब क्या कि ऑप्शन बी है वो किसके काम दे दिए, NIA का, और पूछा किसका, CBI का। तो इसका मतलब ये बी तो गलत ही है, ठीक है। फिर भी आगे देखते हैं, ऑप्शन सी को भी देखते हैं। तो कि पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोह द्वारा किए गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव वाले गंभीर अपराधों की जांच करना। अब ये जब राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, ये गंभीर अपराधों की जांच के मामले किसके पास होंगे, CBI के पास। इसका मतलब है ऑप्शन सी भी सही है।
अपराधों के आंकड़ों का अनुरक्षण और आपराधिक सूचनाओं का प्रचार करना, ये भी काम किसका है? सीबीआई का। तो हमें पूछा था किसका सीबीआई का काम क्या नहीं है, ये काम बी नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर बी हो जाएगा इसका। 29 देखते हैं। 29 में दिया कि यदि बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का तरीका या आधार क्या है? अवैध है, मतलब वैध नहीं है, तो उसे मुक्त करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी कर सकता है? हमने अभी मूल अधिकारों में पिछली क्लासों में पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास में अनुच्छेद 32 से और हाई कोर्ट के पास में 226 के तहत में रिट जारी करने का अधिकार होते हैं। तो ये कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। तो अब इसने पूछा है कि ऐसी कौन सी रिट है, कौन सी रिट जारी करेगा जब कोई व्यक्ति के साथ में एक गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है जो कि उसका तरीका है वो कैसा? वैध नहीं है, तो कौन सा रिट जारी किया जाएगा? तो इसने पूछा है, हमें ये सभी पता है, ये आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्योंकि जब व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है अवैध तरीके से, तो उसे मुक्त कराने के लिए न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका आंसर आएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये सिंपल ही क्वेश्चन था। आगे 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013, इसके अनुसार में लोकपाल के गठित चयन समिति में शामिल कौन कौन होंगे? तो अब इसको देखते हैं आंसर। आंसर में क्या आएगा? इन्होंने इस समिति में कौन कौन होगा ये पूछा है। तो सही आंसर देने की बात करिए तो सही आंसर कौन कौन होगा? सबसे पहले हम देखते हैं इसको कि प्रधानमंत्री दिया, तो प्रधानमंत्री इस समिति के अंदर बैठते हैं। भारत का मुख्य न्यायाधीश, ये भी है आंसर में। और कौन है? लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष भी बैठते हैं, तो ये भी सही हो जाएंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता, ये भी होंगे। और एक विख्यात विधिवेता, ये राष्ट्रपति के नजर में होना चाहिए कि एक विख्यात विधिवेता, एक वकील, तो वो भी बैठते हैं। तो ये 5 लोग ही समिति के अंदर, 5 सदस्यीय समिति होती है, 5 सदस्यीय समिति होती है, 5 सदस्यीय समिति होती है। इसमें क्या होता है कि कौन कौन बैठता है? प्रधानमंत्री बैठेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बैठेंगे, सीजेआई, और कौन है? लोकसभा का अध्यक्ष, और ये होते हैं एलओपी, और जो कि विपक्ष के नेता होते हैं लोकसभा में वो भी होंगे, और एक विख्यात विधिवेता। ये 5 लोग ही समिति के अंदर होते हैं और जिसे लोकपाल को नियुक्त करते हैं। तो इसका आंसर पूछा था सही कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। कहां पे है? 1 2 3 4 इसमें ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 दिया। 31 में पूछा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1919, इसकी बात करनी है, यानी अधिनियम कौन सा दिया है? 1919 की बात है। तो इसमें कौन से कथन सही पूछा है ना। अब स्टेटमेंट दिया, पहला कथन दिया कि इसके तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की गई। अब ये कह रहे हैं कि 1919 के तहत में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत की गई। तो ये तो डायरेक्ट सीधा कथन गलत हो रहा है, क्योंकि ये कथन कहाँ पे सही बैठ रहा है? 1909 के लिए, 1909 में जो अधिनियम आया था उसके लिए एकदम कथन सही है, लेकिन 1919 के लिए कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि 1909 में ही पृथक निर्वाचन की शुरुआत हुई थी, जिसमें मुसलमानों को सबसे पहले पृथक निर्वाचन की मतलब शुरुआत हुई थी यहीं से। अब आया आगे ऑप्शन स्टेटमेंट 2 दिया कि इसके तहत में कुछ प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया। अब यहाँ पे भी ये भी गलत हो जाएगा इसका भी स्टेटमेंट, क्योंकि कुछ प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान 1919 के तहत में ये बता रहा है, क्योंकि लेकिन ये इसका आंसर इसके अकॉर्डिंग कब होगा? 1935 के अधिनियम के एक्ट में ये बात लागू होती है, लेकिन ये पूछ रहा है 1919 के तहत में, तो ये भी स्टेटमेंट दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी आएगा, क्योंकि न तो एक आंसर होगा और न ही 2 होगा। क्यों? क्योंकि ये द्विसदनीय विधायिका की बात कर रहे हैं, ये 1935 के अंदर एक्ट, 1935 का अधिनियम एक्ट आता है, उसके अंदर ये लाया जाता है कि कुछ प्रांतों के अंदर द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया होता है। तो ये दोनों ही गलत हो जाएगा, इसका आंसर डी आएगा।
स्टेट क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 में कहा है कि यहाँ पे बोला कि आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत कथन को छांटना है। अब इसमें ऑप्शन दिया ए बी सी डी, इसको देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया है, गलत स्टेटमेंट को हमें देखना है। पहला ऑप्शन दिया है कि यूएनसीईबीडी का गठन संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के अंतर्गत किया जाता है, तो इसका आंसर ये गलत हो जाएगा, ये आंसर ए गलत हो जाता है। दूसरा देखते हैं, आगे और पढ़ते फिर बाद में समझ में आएगा कि यूएनसीईबीडी के 31 सदस्यीय देश और 16 अंतरराष्ट्रीय संगठन है, क्योंकि 16 अंतरराष्ट्रीय संगठन है और 31 ही सदस्य देश है, तो ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और दूसरी बात, तीसरा स्टेटमेंट दिया कि भारत है यूएनसीईबीडी का सदस्य नहीं है, क्योंकि ये स्टेटमेंट है कहा है कि भारत है जो कि इसका क्या नहीं है, सीईबीडी का सदस्य नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ कि भारत यूएनसीईबीडी का सदस्य नहीं है, तो इसका मतलब तो भारत तो सदस्य है, तो गलत तो यही होगा, सी ही गलत होगा। आगे और देखते हैं, डी में क्या बोला कि यूएनसीईबीडी का वर्तमान अध्यक्ष होगा दक्षिण अफ्रीका है। इसका आंसर कैसे होगा, ये वाला मामला बड़ा टेढ़ा कि इसमें पूछा भी नहीं है कि सही नहीं है, कथन सही नहीं है ना, सही नहीं है, तो ये तो पक्का आंसर सही है। इसका आंसर तो सी ही जाना चाहिए, क्योंकि भारत है वो सदस्य है, पक्का मैं श्योर हूं कि भारत है वो क्या है, इसका सदस्य देश है। लेकिन इसका आंसर में ए और डी में भी तो दिक्कत है ना। इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं ना। यूएनसीईबीडी का गठन है संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी के अंतर्गत किया जाता है, मतलब ये सही है, पहला स्टेटमेंट सही है कि इसका गठन है वो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन सांख्यिकी के आयोग का है, उसके अंतर्गत ही इसका गठन किया जाता है, तो ये पहला ऑप्शन तो सही हो जाएगा। और रही बात दूसरा, इसमें कहा है कि 31 देश और 16 अंतरराष्ट्रीय संगठन है, क्योंकि ये भी सही है, क्योंकि 16 अंतरराष्ट्रीय संगठन और 31 देश इसमें शामिल होते हैं, और भारत इसका सदस्य नहीं है, ये कथन पक्का गलत है, क्योंकि भारत इसका सदस्य है। तो गलत पूछा है तो हमें आंसर तो डायरेक्ट मिल गया है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आएगा। तो जब इसका आंसर सी आ गया, तो अब इसका आंसर वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, दक्षिण अफ्रीका, तो इसका आंसर ये भी तो सही हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, दक्षिण अफ्रीका कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन 33 में कहा कि हाल ही में सुर्खियों में रही वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दिया कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है, स्थित है, और दूसरा स्टेटमेंट दिया इंद्रावती नदी है इस बाघ अभ्यारण्य से होकर प्रवाहित होती है। इंद्रावती नदी है वो इस बाघ वीरांगना दुर्गावती टाइगर से होके प्रवाहित होती, इसने ये दिया, तो इसका मतलब हुआ कि ये पूछा कि कहां पर है ये, तो ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की बात कर रही है, तो ये तो मध्य प्रदेश के अंदर है, तो पहला तो सही होगा। दूसरा बोला कि इंद्रावती नदी इस बाग से होकर गुजरती है, तो इस बाग से होना कि मतलब मध्य प्रदेश से इंद्रावती गुजरती, लेकिन ये कथन गलत क्यों होगा, क्योंकि इंद्रावती नदी है वो कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ के अंदर बहती, तो मध्य प्रदेश से होकर नहीं है, इसलिए इसका आंसर तो गलत हो जाएगा, ये दो। तो आंसर तो पूछा क्या, सही पूछा, सही, तो इसका आंसर केवल 1 ही होगा। इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ की, इसको जीवन रेखा भी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, और एक छत्तीसगढ़ के अंदर रिजर्व टाइगर भी है जो कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है, तो वो ये छत्तीसगढ़ की नदी है, इसलिए ये मध्य प्रदेश में नहीं हो सकती। इस कथन को हमने दूसरे को गलत इसलिए किया, पहले को हमने सही इसलिए क्यों किया था, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में स्थित है भी, मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है सागर दमोह, वहां पे, तो इसलिए मध्य प्रदेश में सही है। इसका पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, तो कौन सा सही पूछा था, इसका आंसर पहला ही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 नंबर 34 क्वेश्चन देखते हैं। 34 में क्या कहा कि हाल ही में सुर्खियों में रहा हुलोंगा पार गिब्बन वन्य
जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? एक पूछा कि हुलोंगा पार गिब्बन वन्य जीव अभयारण्य कौन से राज्य में? तो ये गिब्बन से नाम से हमें याद रखना होता है कि असम के अंदर होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन असम, ये रहा, इसमें है दे रखा असम, ऑप्शन डी। तो इसका आंसर तो डायरेक्ट आएगा असम ही, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि असम के अंदर ये गिब्बन है। गिब्बन क्या है कि एक एप्स है, एप्स, तो वो एकमात्र भारत के अंदर असम में ही पाया जाता है। तो इसलिए ये कहाँ पे होगा? वो असम की ही बात होगी, इसलिए ये आंसर तो डायरेक्ट कहाँ पे चला जाएगा? असम में ही। आगे कहा कि और कौन सा बताया था कि इसका आंसर मैं ये लगा लेता कि असम के अंदर है। ये हुलोंगा पार गिब्बन वन्य जीव अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 में कहा है कि लोकपाल, भारत के लोकपाल के क्षेत्राधिकार की बात करिए, कि लोकपाल का क्षेत्राधिकार की बात करिए। तो उसमें लोकपाल के अधिकार क्या क्या है वो देखते हैं। पहला कथन दिया कि मंत्री संसद में दिए गए वक्तव्य से संबंधित मामलों के लिए, कि लोकपाल के पास में ये अधिकार है कि मंत्री संसद में दिए गए वक्तव्य से संबंधित मामलों के लिए जांच कर सकता है या नहीं। ये मतलब पूछा है हमें, ये स्टेटमेंट पहला। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कारण है कि मंत्री अगर कोई संसद में कोई वक्तव्य या भाषण या स्पीच देते हैं तो उसकी कोई जांच नहीं कर सकता है, लोकपाल भी जांच नहीं कर सकते, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं। दूसरे में बोला है कि सभी सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान, बिल्कुल ये सही हो जाएगा कि लोकपाल सभी सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान है उनके जांच कर सकता है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट तो सही होगा। तीसरे स्टेटमेंट में दिया कि विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम की FCRA के तहत में धन प्राप्त करने वाली सभी संस्थाएं, कि विदेशी अंशदान यानी जो विदेशों से ऋण प्राप्त अंशदान प्राप्त होता है उसकी जांच कर सकता है। तो ये भी आंसर तो सही है, क्योंकि विदेशों से अंशदान प्राप्त होता है उसकी जांच कौन कर सकता है? लोकपाल जांच कर सकता है, उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर तो क्या होगा? सही पूछा है तो 2 व 3, 2 व 3 कहाँ पे है? ऑप्शन बी में दिया 2 व 3। तो इसका आंसर होगा 35 का आंसर बी होगा, जिसमें आंसर आएगा 2 व 3 सही है। 36 को देखते हैं। 36 में आंसर में क्या आना चाहिए कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। वित्तीय आपातकाल की घोषणा होगी तो उसके परिणामों में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। कथन क्या दे रखा है? पहला कथन दिया इन्होंने कि केंद्रों को राज्य के वित्तीय मामलों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो जाता है, कि केंद्र को राज्यों के जितने भी वित्तीय मामले उस पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई वित्तीय आपातकाल लग जाता है भारत में तो केंद्र राज्य के वित्तीय मामले उनको नियंत्रित करता है। तो ये कथन सही हो जाएगा पहला। आगे दूसरा क्या है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी धन विधेयक या अन्य वित्त विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। तो ये भी जब सही होगा, क्योंकि वित्तीय आपातकाल लगता है तो ये सारे जितने भी राज्य विधानमंडल के कानून बनते हैं, धन विधेयक का हो चाहे वित्त विधेयक का हो, वो सारे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखे जाते हैं। तो ये तो दूसरा भी सही है। तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में कटौती के निर्देश जारी कर सकता है। जब वित्तीय आपातकाल की बात होती है तो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज होते हैं, उनके वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है। ये बात राष्ट्रपति कर सकते हैं अगर वित्तीय आपातकाल लगा है तो। सामान्यतः राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में कोई कटौती नहीं की जा सकती, सामान्यतः जनरल। लेकिन वित्तीय आपातकाल की बात है तो उस समय ये किया जा सकता है, इसलिए ये तीसरा भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? कितने कथन पूछा है ना, कि कितने कथन सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 3, क्योंकि इसमें तीनों कथन सही है तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? तीनों ही सही है। आगे क्वेश्चन दिया 37 नंबर। 37 में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना? विचार करना है। सबसे पहले पहला कथन दिया कि संविधानवाद सीमित सरकार से संबंधित है। हमने पढ़ रखा है मूल अधिकारों के अंदर सीमित सरकार की बात है। सीमित सरकार होती है वो संविधानवाद क्या करता है? सीमित सरकार बनाता है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही है।
दूसरा स्टेटमेंट दिया कि भारतीय संविधान में राज्य के ये नीति के निर्देशक तत्व संविधानवाद को लागू करते हैं। इसको एक बार ध्यान से सुनना कि क्या बोला कि भारत का संविधान है उसमें डीपीएसपी दे रखा है, वो संविधानवाद को लागू करने का काम करता है, ये बात कह रहा। लेकिन ये बात जो लिख रखी है इसके जस्ट अपोजिट में क्या करना है, फंडामेंटल राइट होता है, एफआर होता है। एफआर ये काम करता है कि सीमित सरकार कौन बनाता है, लिमिटेड गवर्नमेंट होता है, लिमिटेड गवर्नमेंट। वो लिमिटेड गवर्नमेंट कौन बनाएगा, एफआर, फंडामेंटल राइट, क्योंकि गवर्नमेंट को रोकने का काम तो फंडामेंटल राइट करता है। डीपीएसपी होती है वो सरकार को रोकने का काम नहीं करता, सरकार को निर्देश देता है। तो सरकार को निर्देश देने का काम डीपीएसपी करने की वजह से ये रोकता नहीं है, ये संविधानवाद को लागू नहीं करवाता। संविधानवाद को लागू कौन करवाता, एफआर, फंडामेंटल राइट। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा तो अब जब दूसरा स्टेटमेंट गलत, इसका आंसर क्या होगा, पहला सही है दूसरा गलत है। पहले में क्या क्या, ये तो दोनों सही है, नहीं ये हो नहीं सकता आंसर। दूसरे में कहा है कि ये दोनों सही है, नहीं। तीसरे में कहा है कि एक सही है किंतु दो गलत है, तो क्योंकि एक तो हमारा सही है, दो गलत है तो ये आंसर जाएगा सी। ये 37 क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 में दिया है कि वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक जारी किया जाता है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। इसका आंसर सिंपल सा है, ये विश्व आर्थिक मंच, इसको बोलते हैं इंग्लिश में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये रिपोर्ट जारी करता है। इसका आंसर तो सीधा सा है कि ए ही जाएगा। 39 देखते हैं। 39 में कहा है कि मूल अधिकारों के संबंध में बात करिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो कि ये सभी राज्य की मनमानी कार्रवाइयों के विरुद्ध उपलब्ध है। पहला स्टेटमेंट दिया। दूसरा दिया इन्होंने कि ये संसद साधारण अधिनियम द्वारा उन पर प्रतिबंध लगा सकती है। एफआर की बात कर रहा है, उन यानी एफआर, फंडामेंटल राइट पर के प्रतिबंध कैसे, साधारण विधेयक पर। ये मतलब स्टेटमेंट 2 दिया। तीसरा दिया कि डीपीएसपी है वो इन कार्यों क्षेत्र को सीमित नहीं करते, यानी एफआर के क्षेत्र को सीमित नहीं करते। तो हम देखते हैं कि पहला स्टेटमेंट सही है या गलत है। इसने पूछा क्या, सही पूछा है। तो पहला स्टेटमेंट दिया कि ये राज्य की मनमानी कार्रवाइयों के विरुद्ध उपलब्ध है, तो बिल्कुल ये सभी राज्य, ये मतलब ये क्या से, आप यहाँ से एक मिनट वापस, एक मिनट हो, इसको हटा के यहां से देखते हैं। इसमें कहा है कि सभी यानी फंडामेंटल जितने भी है वो सारे के राज्य के मनमानी के विरुद्ध है। जनरल सामान्यतः अगर बात देखी जाए तो सभी राज्य के विरोध में हैं, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार ऐसे भी हैं जो किसके विरोध में, निजी व्यक्तियों के विरोध में भी है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये कथन स्टेटमेंट पहला है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी है वो राज्य की मनमानी के विरुद्ध में नहीं है। कुछ मौलिक अधिकार ऐसे भी हैं जो कि निजी व्यक्तियों के विरुद्ध में भी उपलब्ध हैं, इसलिए पहला कथन तो गलत हो जाएगा। किस लिए होगा, सभी के कारण। अगर सभी नहीं दे रखा होता तो ये बात सही हो जाती। दूसरी बात क्या है कि संसद है वो साधारण अधिनियम के द्वारा, अब ये साधारण अधिनियम के द्वारा एफआर को मतलब प्रतिबंधित नहीं लगा सकती सरकार। फंडामेंटल के अंदर कोई प्रतिबंध लगाना है तो वो साधारण अधिनियम के द्वारा प्रतिबंधित नहीं कर सकती, इन्हें घटा नहीं सकती। तो ये दूसरा भी गलत हो जाएगा। आगे तीसरा स्टेटमेंट दिया है, ये क्या है कि राज्य की डीपीएसपी है इनके कार्य क्षेत्र को सीमित नहीं करते हैं। अब ये भी गलत क्यों कि डीपीएसपी के कार्य क्षेत्र को कम सीमित नहीं करते हैं एफआर, फंडामेंटल, ये ऐसा कह रहा है, लेकिन फंडामेंटल राइट है वो डीपीएसपी के कार्य क्षेत्र को क्या करते हैं, सीमित करते हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है। तो इसका आंसर कितने सही है, तो कितने सही में केवल 1, केवल 2, केवल 3 और कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, क्योंकि इसमें कोई भी सही आंसर है ही नहीं। ये तीनों ही स्टेटमेंट तीनों ही गलत दे रखे हैं। आगे 39 के बाद 40 नंबर पे क्वेश्चन दिया इन्होंने कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। कथन दिया है कि पहला कथन दिया, संविधान की उद्देशिका संविधान के अधिनियम के बाद में जोड़ी गई। संविधान के अधिनियमन लागू होने के बाद में जोड़ी, मतलब संविधान के बनने के बाद में जोड़ी गई। दूसरा स्टेटमेंट दिया कि उद्देशिका को सबसे अंत में संविधान से समरूपता सुनिश्चित करने के लिए जोड़ा
गया। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। अब ये बताया कि इसमें कौन सा सही है, ठीक है। कि अगर बात करी जाए कि संविधान के अंदर जो उद्देशिका या प्रस्तावना है वो अधिनियमन के बाद जोड़ी गई, तो ये पहला कथन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब संविधान पूरा बना दिया गया उसके बाद में ही उद्देशिका को लास्ट में सबसे पहले जोड़ा पहले है, लेकिन संविधान बनने के बाद में ही उसको पहले पेज पे जोड़ दिया गया। तो मतलब ये हुआ कि इसको उद्देशिका पहले बना तो दी गई थी और जोड़ी सबसे बाद में, संविधान पूरा बनाने के बाद में उसको ऐड कर दिया गया। दूसरा कथन दिया कि उद्देशिका को सबसे अंत में संविधान से समरूपता सुनिश्चित करने के लिए जोड़ा। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले कथन का ये व्याख्या भी कर रहा है और ये सही भी है और व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ए, क्योंकि ये उद्देशिका क्यों बाद में जोड़ा। उद्देशिका को बाद में जोड़ने का मतलब ये था कि संविधान के समरूप सुनिश्चितता करे, इसलिए उसको बाद में जोड़ा कि पहले संविधान को बना दिया जाए और उसके बाद में उसको जोड़ दिया जाए। मैं इसको एक मोटी बात बताता हूँ। एक ऐसे बात सुनो कि कोई बुक लिखी है, कोई बुक लिखी है, तो अब उस व्यक्ति ने बुक लिखने के बाद में उस व्यक्ति ने बुक की एक समरी, तो उसको सबसे बाद में इसलिए लिखा जाएगा कि प्रस्तावना को सबसे बाद में इसलिए जोड़ा क्योंकि बुक के अंदर क्या क्या लिख रखा है वो सब एक जगह पे पहले ही बता दिया जाए प्रस्तावना के अंदर। तो इसलिए सबसे बाद में लिखा कि समरूपता सुनिश्चित की जा सके कि संविधान में क्या क्या है, इसलिए सबसे पहले बाद में जोड़ी गई। मतलब तो इसका मतलब क्या है कि दूसरा स्टेटमेंट है पहले की क्या कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है। तो हमारा ये कौन सा सही हो जाएगा, कथन 1 व 2 दोनों ही सही है, लेकिन कथन 2 है जो कि कथन 1 की क्या कर रहा है, सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पहला। तो इसका आंसर पहला आ जाएगा। यहां से ये पहला आंसर इसका, क्योंकि ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है, सही व्याख्या, तो इसलिए ये पहला क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 41 में कहा है कि विश्व के हाल ही में विश्व के पहले क्रायोबॉर्न बेबी प्रवाल को निम्नलिखित में से किस स्थान पर सफलतापूर्वक लगाया गया। ये बात करिए क्रायोबॉर्न बेबी प्रवाल के बारे में, ये सबसे पहले कहाँ लगाया गया। तो इसका आंसर तो यही है, ग्रेट बैरियर रीफ की ऑस्ट्रेलिया के पास में ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि विश्व की सबसे बड़ी बैरियर रीफ है, प्रवाल या कोरल रीफ। तो वहां पे इसको लगाया गया। मतलब ये क्रायोमैश एक तकनीकी है, उसको मतलब होता है ये कि क्रायो का मतलब होता है कि ठंडा, बहुत ज्यादा कूल रखा जा सकता है वहां पे कि 190, जैसे कि क्रायो का 196 ऐसे, एक मिनट, 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर माइनस में रख जाते वहां पे, इतने फ्रीजिंग पे इस क्रायो का मतलब होता है इतना टेम्परेचर लोअर पे रखते, नीचे माइनस में रखते टेम्परेचर को, कि वहां पे उसको सुरक्षित किनके की क्रायोबॉर्न बेबी के प्रवाल को क्या कर दिया, वहां पे सफलतापूर्वक रखा गया है कि यहाँ पर इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसको क्या किया गया, फ्रीजिंग यानी जमाया गया या रखा गया। आगे इन्होंने और कह सकते हैं अपने इसके फायदे तो क्या हो सकते हैं कि इनको पिघलाकर नए कोरल उगाए जा सकते हैं। मतलब बहुत इसको जब ये यहाँ पे इतने डिग्री पे रखेंगे तो इनसे क्या है, नए कोरल को भी उगाया जा सकता है। तो आगे 42 क्वेश्चंस को देखते हैं। 42 में दिया कि उद्देशिका, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन देखते हैं कि उद्देशिका में उल्लेखित है कि सभी संविधान अपनी शक्ति संविधान सभा से प्राप्त करता है। उद्देशिका में क्या लिख रखा है कि संविधान अपनी शक्ति है वो संविधान सभा से प्राप्त करता है। पहला कथन ये दिया। दूसरा दिया कि भारतीय संविधान एकमात्र ऐसा संविधान है जिसकी शुरुआत उद्देशिका से होती है। तो ये तो डायरेक्ट एकमात्र से भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स को पता ही होता है कि एकमात्र या ऐसे कथन आते हैं तो वो तो गलत होते ही है। तो ये दूसरा तो गलत हो जाएगा। जब दूसरा गलत हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। अब हमारे पास 50-50 है कि या तो एक सही होगा या एक भी सही नहीं होगा। वैसे देखा जाए तो उद्देशिका में उल्लेखित है, मतलब लिखा हुआ है कि संविधान अपनी शक्ति संविधान सभा से प्राप्त करती है।
तो ये बात सही है कि संविधान उद्देशिका में लिखा है कि संविधान में लिखा है कि कहां से प्राप्त करेगी, जनता से शक्ति। तो इसमें उद्देशिका में ये बात लिखी है, तो इसलिए पहला कथन गलत, पहला कथन सही हो जाएगा। मतलब तो कौन सा सही पूछा था, इसका आंसर ए हो जाएगा। या फिर ये बात संविधान सभा से बोला है ना, एक सेकंड इसको फिर से देखते हैं, वापस में ध्यान से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे मेरे को भी डाउट आ रहा है कि पहला कथन है कि पूछ रहा है कि उद्देशिका में उल्लेखित है कि संविधान अपनी शक्ति संविधान सभा से प्राप्त करता है। बस यहीं से पकड़ना है हमने, क्योंकि ये संविधान सभा से प्राप्त नहीं करता है, ये जनता से प्राप्त करता है ना। उद्देशिका में क्या लिखा है कि वी आर द पीपल, है ना, हम भारत के लोग हैं, तो वहां से शक्ति प्राप्त होती है। हम भारत के लोगों से शक्ति तो मिलती है ना, संविधान सभा से थोड़ी प्राप्त होती है। तो इसका मतलब ये यहाँ संविधान सभा होने की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा बिल्कुल। इसको हम यहाँ क्या करते हैं कि पहला कथन भी गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि संविधान सभा से शक्ति प्राप्त करने की बात इसमें कह रहा है पहला कथन, लेकिन रियलिटी क्या है कि उद्देशिका में लिखा है कि संविधान सभा ने क्या बोला था कि संविधान कहां से शक्ति प्राप्त करेगा, जनता से। तो संविधान सभा से प्राप्त नहीं करता, ना कि संविधान सभा से प्राप्त ना करके कहां से करता, जनता से। तो जनता से प्राप्त करता है, इसलिए ये पहला कथन गलत हो जाएगा और दूसरा कथन तो गलत है ही। तो इसका मतलब पहला गलत है, दूसरा गलत है, ये दोनों गलत है। तो ये आंसर इसका क्या जाएगा, डी, कि इसका आंसर होगा डी। डी इसलिए क्योंकि ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है, इसलिए आंसर हो गया डी। तो आज तो हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, कल बाकी का देखते हैं, जो बचा हुआ पेपर है कल पूरा हो जाएगा शायद।